हैं। आज जो है हम देखेंगे अपकेंद्रीय बल। पिछले दिनों हमने देखा अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो आज देखेंगे क्या अपकेंद्रीय बल क्या होता है। हमने अभिकेंद्रीय बल के बारे में आपको बताया था, अभि जोर केंद्रीय यानी केंद्र की तरफ लगने वाला। अभि मतलब की ओर और केंद्र अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्र की ओर लगने वाले बल तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। लेकिन आप तो मालूम हो जा तो ऐसे भी बल हैं जो केंद्र से बाहर की ओर लगते हैं, उसे बोला जाता है अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल लिखिए, अपकेंद्रीय बल। लिखिए वैसा बल, वैसा बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगते हैं, अपकेंद्रीय बल कहलाते हैं। चलिए, यानी कि वैसा बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगते हैं उसे क्या बोला जाता है, अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। अपकेंद्रीय बल का क्या क्या प्रॉफिट है, तो देखिए दूध से जब हम बनाते हैं निकालते हैं क्रीम समझ रहे हैं ना। दूध से क्रीम निकालते हैं तो गाँव में क्रीम निकालने की मशीन होती है और उसको जब नचाते हैं दूध डाल के तो क्या होता है, एक बल लगता है दूध पर जो उसी केंद्र की दूर फेंकता है, केंद्र से दूर फेंकता है दूध। और वही यानी कि क्रीम निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। वो वॉशिंग मशीन सबके घर में हो जा छोटा नहीं तो सबके घर में कहाँ नहीं होता, सबके घर में। अब देखिए वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन जो है क्या करता है, कपड़े तो धुलाई ऐसे नचाता है अंदर में, ऐसे रोटेट करता है। अब जितना मैल रहता है केंद्र से बाहर की ओर फेंकाती चला जाता है। तो वॉशिंग मशीन ये जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन वॉशिंग मशीन, दूध निकालने वाली, ये क्रीम निकालने वाली मशीन, ठीक है। अब बात यहाँ आती है, एग्जाम्पल में लिख देते हैं, वॉशिंग मशीन, दूसरा है दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन। निकालने वाली मशीन। अब आ जाइए, अब यदि दूध से क्रीम तो बाहर निकाल दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्या पॉइंट बोले, यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाता है तो यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। बहुत बच्चे मार देंगे, घट जाता है। बढ़ जाता है। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट, दूध की शुद्धता का मापक कौन होता है, यानी दूध की शुद्धता का माप कैसे करते हैं, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर में मापी जाती है। दूध की शुद्धता जिसमें मापी जाती है, लैक्टोमीटर में मापी जाती है। और पूछेगा लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे आधारित है, तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप लिखिए दूध की शुद्धता या शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है और लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होती है। समझ रहे हैं? चलिए दोनों पॉइंट लिख लीजिए। अब इसके बाद जो है अपकेंद्रीय बल के बाद एक छोटा था
बल है जिसका नाम है संरक्षी बल। क्या बोले संरक्षी बल, और एक होता है असंरक्षी बल। दोनों तो ये तत्व तुलना करके हम पढ़ा देते हैं। आइए ये टाइट लिखते हैं, संरक्षी बल, संरक्षी बल, और दूसरा असंरक्षी बल। दोनों तो पॉइंट बाई पॉइंट हम डिस्कस कर लेंगे। आइए अब देखिए, संरक्षी बल किसको कहते हैं, असंरक्षी बल किसे कहते हैं। जिस बल द्वारा पूरे एक तत्व में एक बार रोटेट करने के बाद किया गया चार्ज शून्य होता है उसे संरक्षी बल कहा जाता है। देखिए, जिस बल द्वारा पूरे एक तत्व में किया गया कार्य शून्य होता है संरक्षी बल कहलाता है। ठीक ना, यानी कि जिस बल द्वारा पूरे एक तत्व में किया गया कार्य जो है शून्य होता है उसे क्या बोलते हैं, संरक्षी बल कहलाता है। यह हमेशा जोड़ा में पाई जाती है। क्या होती है, यह हमेशा जोड़ा में पाई जाती है। लिखते हैं, यह हमेशा जोड़ा में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यह रास्ता पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि रास्ता कैसा भी हो यह बल उस पर निर्भर नहीं करती है। यह रास्ता पर निर्भर नहीं करती है। बल्कि प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं। ठीक है, यह रास्ता पर निर्भर नहीं करती है बल्कि यह प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है। जैसे ध्रुव बल एग्जाम्पल में लिख लीजिए। ध्रुव बल तैसे ऊपर गया वस्तु नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0, तो चार्ज क्या है 0, है ना। विद्युत बल उसके बाद है चुंबकीय बल, नीचे लिखने में नहीं बनता है, देख लीजिए आप लोग सही से। आइए अब असंरक्षी बल में चलते हैं। तो असंरक्षी बल में सिर्फ यहाँ होता है जिस बल द्वारा पूरे एक तत्व में किया गया चार्ज शून्य नहीं होता है। क्या नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। इसमें जोड़ दीजिएगा, शून्य नहीं होता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो चाहते हैं उतार दीजिए और शून्य नहीं होता है। यह हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। तो यह जोड़ा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह जोड़ा में नहीं पाया जाता। ये पढ़ लेंगे, दूसरे तो याद रखेंगे। यह रास्ता पर निर्भर नहीं करती है, जबकि यह रास्ता पर निर्भर करती है। या रास्ता पर निर्भर करती है। समझ रहे हैं ना, यह रास्ता पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या देख रहे हैं, तो देख रहे हैं घर्षण बल,
श्यान बल इत्यादि। ऐसे साइक्लो इलेक्ट्रॉन तो प्रेरित करने वाले विद्युत वाहक बल भी हैं। तो समझ रहे हैं, संरक्षी बल उसको बताते हैं जिस बल द्वारा पूरे एक तत्व में किया जाता है शून्य होता है, संरक्षी बल कहलाता है, शून्य नहीं होता है और संरक्षी बल कहलाता है। यह हमेशा जोड़ा में पाई जाती है या जोड़ा में नहीं पाई जाती, यानी असंरक्षी बल। यह रास्ता पर निर्भर नहीं करती है, जबकि यह असंरक्षी बल रास्ता पर निर्भर करती है। अब जो है इसका एग्जाम्पल है ध्रुव बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल, घर्षण बल, श्यान बल। ये हमेशा पूछा जाता है कौन संरक्षी बल है और कौन असंरक्षी बल है। क्लियर है? यहाँ तक किसी तो दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए, अब 2-3 टर्म आपसे सामने आए थे। पहला तो केपलर का गति नियम। केपलर के गति नियम बताने से पहले हम थोड़ा चर्चा करेंगे साइक्लोट्रॉन। 2 शब्द है, साइक्लोट्रॉन और साइटोट्रॉन, 2 शब्द है। दोनों शब्द में बहुत का अंतर है, आप दोनों शब्द तो समझिए जरा। इसको मिटा दें। आइए, पहला है साइक्लोट्रॉन और दूसरा है साइटोट्रॉन। बड़ा मिलता जुलता वर्ड है, आदमी कन्फ्यूज है। देखिए साइक्लो इलेक्ट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है? यह आवेशित तनों को त्वरित करने का काम करती है। यह आवेशित तनों को त्वरित करने का काम करती है, यानी कि आवेशित तनों को नचाता है, जिसको आप क्लास 10th में वान डी ग्राफ की मदद से पढ़े होंगे, जनरेटर की मदद से। यानी साइक्लोट्रॉन जो क्या करता है, किसी भी तन तो आवेशित तन तो घुमाने का काम करता है, त्वरित करने का काम करता है। लेकिन साइटोट्रॉन कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग किया जाता है, यानी कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने में साइटोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। इसी यंत्र की मदद से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का, जिससे कि ऊपर में वह नमी से क्या होती है, संघनित हो जाती है और बूंद बूंद के रूप में गिरने लगती है, जिसे हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं। तो ये जो है आवेशित तन तो त्वरित करती है, तन तो त्वरित करने का काम करती है। और ये क्या है, यह कृत्रिम वर्षा कराने में मदद करती है। अब पूछेगा किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड। रसायन कौन सा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, ये दोनों बहुत मेजर वर्ड थे, जिनके सभी भी भूल हो सकती थी, तो दोनों वर्ड तो याद रखें। ठीक है, अब चलिए केपलर का नियम बता दें। आइए देखिए, केपलर का नियम हम बोल देते हैं ऐसे एग्जामिनेशन में, थोड़ा मोड़ा आता है तो बड़ी बात नहीं है, तब भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दर से संबंधित केपलर साहब ने 3 नियम दिया। पहला कक्षा का नियम। दर से संबंधित केपलर साहब ने कितने नियम दिया, 3 नियम। पहला नियम है कक्षा का नियम, दूसरा है क्षेत्रफल का नियम, फल का नियम, और तीसरा आवर्त काल का नियम। यानी न्यूटन था, ये केपलर साहब ने गति के संबंध में कितने नियम दिए, 3 नियम। कौन कौन है, तो पहला कक्षा का नियम, दूसरा क्षेत्रफल का नियम और तीसरा आवर्त काल का नियम। तब पहला नियम सुनिए और लिखिए। प्रत्येक ग्रह सूर्य के मिलाने वाली समान रेखा, देखिए प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर तत्तर काटती है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में तत्तर काटती है।
जिसे तच्छा कहा जाता है। फिर से लिखिए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, जिसे तच्छा कहा जाता है, और सूर्य केंद्र में उपस्थित होता है। चलिए दूसरा क्षेत्रफल का नियम लिखिए, किसी भी ग्रह तो सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान दूरी समान क्षेत्रफल तय करती है। देखिए ये सूर्य है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये छोटा छोटा, यहाँ देखिए ये मिलाने वाली रेखा है। अगर ये 1 मिनट में यहाँ आएगा तो ये भी 1 मिनट में यहाँ आएगा, ये भी 1 मिनट में यहाँ, ये भी, तो समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि क्या बोले, किसी भी ग्रह तो सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान दूरी नहीं क्षेत्रफल तय करती है, क्योंकि क्षेत्रफल का नियम है। उसके बाद तीसरा नियम बोला T² बराबर R3। ये T² क्या है, किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उसके त्रिज्या के धन के समानुपाती होते हैं। किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का अवधि उस ग्रह के त्रिज्या के धन के समानुपाती होते हैं, ये पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या ध्रुवाकर्षण। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।